नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल बेशक अचानक गुस्से में किया, मगर इसके बाद अगले 20 दिनों तक उसने जो कुछ भी किया बेहद सोच समझ कर किया। कमरे में लाश पड़ी थी, लाश को ठिकाने लगाना है, ठिकाने लगाने से पहले लाश के टुकड़े करने हैं। इन सब चीजों के बारे में उसने बहुत बारीकी से सोचा। इतना ही नहीं, लाश ठिकाने लगाने के बाद कैसे कमरे से हर सबूत को मिटाना है, उन्हें साफ करना है, इसके बारे में भी उसने बाकायदा स्टडी की। आज वारदात में हम आपको आफताब का वो कबूलनामा बताएंगे जो उसने पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस के सामने कबूल किया है। आफताब को पता था कि लाश के टुकड़े कैसे करते हैं। आफताब जानता था कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। आफताब को मालूम था कि फॉरेंसिक जांच को कैसे भटकाना है। आफताब पुलिस से नहीं, अदालत से जीतने की प्लानिंग कर रहा है। आफताब ने हर कदम पर एक फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की। आफताब की इस होशियारी से खुद दिल्ली पुलिस हैरान है। हिंदी जानते हुए भी लगातार अंग्रेजी में पुलिस के सवालों के जवाब देने वाला आफताब बखूबी जानता है कि इकबाल जुर्म करने के बावजूद उसने दिल्ली पुलिस को सबसे मुश्किल केस में उलझा दिया है। खुद दिल्ली पुलिस दबी जुबान में यह मान रही है कि आफताब के एक इकबाल जुर्म को हटा दे तो अदालत में उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए जरूरी सबूत ढूंढना बेहद दुश्वार है। 13 नवंबर से आफताब दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और लगातार तोते की तरह बोल रहा है। पूछताछ करने वाले पुलिस अफसरों के मुताबिक आफताब बेहद शांत होकर हर सवाल के जवाब तसल्ली से दे रहा है और यही चीज पुलिस को परेशान कर रही है। आफताब से पूछताछ के दौरान जो सबसे अहम सवाल थे उसके जवाब भी आफताब ने दिए। आइए आपको आफताब से पूछे गए सवाल और उसके दिए गए जवाब के बारे में बताता हूं। श्रद्धा का कत्ल कब और कैसे किया? 18 मई बुधवार की रात श्रद्धा से झगड़ा हुआ था। झगड़ा इससे पहले भी होता था, मगर उस रोज बात बढ़ गई। हम दोनों में हाथापाई हुई। फिर मैंने श्रद्धा को पटक दिया। इसके बाद उसके सीने पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो दम तोड़ चुकी थी। फिर लाश के साथ क्या किया? उस रात श्रद्धा की लाश घसीटकर बाथरूम ले गया। पूरी रात लाश वहीं पड़ी रही। लाश के टुकड़े कैसे और कब किए? 19 मई को मैं बाजार गया। लोकल मार्केट से 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा। कीर्ति इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक दूसरे दुकान से आरी खरीदी। फिर मैं घर लौट आया। रात को उसी बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े करने शुरू किए। मैंने कुछ दिनों के लिए शेफ की नौकरी भी की थी। उससे पहले करीब 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी ली थी। इस दौरान चिकन और मटन के पीस करने की भी ट्रेनिंग मिली थी। 19 मई को
मैंने लाश के कुछ टुकड़े किए थे, उन्हें पॉलिथीन में डाला, फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन समेत फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया था। बाकी लाश फ्रिज के निचले हिस्से में। कितने दिनों तक लाश के टुकड़े किए? 2 दिनों तक, 19 और 20 मई को। लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना कब शुरू किया? 19 और 20 की रात पहली बार लाश के कुछ टुकड़े फ्रीजर से निकालकर बैग में रखे थे। पहली रात बैग में कम टुकड़े रखे थे, क्योंकि लाश के टुकड़ों के साथ देर रात बाहर निकलने में घबरा रहा था कि कहीं रास्ते में पुलिस तलाशी न ले ले। पहली बार लाश के टुकड़ों को कहां फेंका? 19 और 20 मई की रात मेहरौली के जंगल में टुकड़े फेंके थे, पर जंगल के ज्यादा अंदर नहीं गया था। कितने दिनों में लाश के सारे टुकड़े ठिकाने लगाए? ठीक से याद नहीं, लेकिन कम से कम 20 दिन तक मैं लाश के टुकड़े फेंकता रहा था। लाश के टुकड़े कहां कहां फेंके? मैं सिर्फ छतरपुर और मेहरौली के आसपास ही जाता था। ज्यादा दूर जाने में पकड़े जाने का खतरा था। तुम्हें वो सारी जगह याद है? नहीं, लेकिन कुछ जगह पता है। रात में अंधेरा था, इसलिए सारे ठिकाने सही सही याद नहीं। 20 दिनों तक तुम्हारे घर में लाश या लाश के टुकड़े थे। इस दौरान तुम्हारा रूटीन क्या था? चूंकि घर में लाश थी, इसलिए मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं था। नहीं किसी पड़ोसी से मिलता या बात करता था। मैं बार बार टुकड़ों को फ्रिज के निचले हिस्से से फ्रीजर में और फ्रीजर में रखे टुकड़ों को नीचे रखकर उनकी अदला बदली किया करता था, ताकि लाश की बू बाहर ना आ सके। घर, फ्लोर, बाथरूम, इन सब की केमिकल से सफाई किया करता था। पूरी लाश ठिकाने लगा देने के बाद तुमने क्या किया? मैंने फिर पूरे घर की सफाई की। फ्रिज खाली होने के बाद फ्रिज को भी केमिकल से अच्छे से साफ किया। बाथरूम, फर्श, दीवार, चादर, कपड़े, हर चीज को धोया और साफ किया। इतनी सफाई क्यों की? एक तो घर से बू निकालनी थी, दूसरी मैं ये यकीन कर लेना चाहता था कि घर के अंदर खून या मांस के कोई भी सबूत न छूट जाए। मैं जानता था कभी न कभी ये सच बाहर आएगा और तब इस घर और फ्रिज की भी जांच होगी। इसलिए अपनी तरफ से मैंने हर सबूत को धो डाला। जिससे तुम प्यार करते थे उसकी लाश के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले तुमने एक बार भी कुछ सोचा नहीं? नहीं, मुझे गुस्सा आया था, इसलिए मैंने श्रद्धा को मार डाला। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत का सच घर से बाहर आए। श्रद्धा के घर वाले भी उससे दूर ही रहते थे। उसकी अपने घर वालों से ही बात नहीं होती थी। मुझे पता था उसे कोई ढूंढने नहीं आएगा, इसलिए लाश को इस तरह ठिकाने लगाना जरूरी था और मैंने वही किया। हकीकत की दुनिया में श्रद्धा बेशक मारी जा चुकी थी, लेकिन लोगों की नजरों में धूल झोंकने के लिए आफताब ने उसे वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा रखा हुआ था। वो श्रद्धा की जान लेने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड के बिल भरता रहा और सोशल मीडिया पर श्रद्धा का अकाउंट भी हैंडल करता रहा, ताकि उसके दोस्तों और जानने वालों को श्रद्धा की मौत को लेकर बिल्कुल भी शक न हो और उन्हें यह लगता रहे कि श्रद्धा अब भी जिंदा है। वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन करीबन 2 महीने तक श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के बाद जब जुलाई के महीने में आफताब ने यह सिलसिला बंद कर दिया, तब श्रद्धा के दोस्तों को उसकी गुमशुदगी को लेकर शक होने लगा और उन्होंने श्रद्धा के घर वालों से बात की। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है उनको मैंने पूछना चालू किया
एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। आफताब की गिरफ्तारी के बाद अब पता चला है कि लोगों को धोखा देने के लिए उसने सिर्फ श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट ही एक्टिव नहीं रखा, बल्कि लाश के टुकड़े करने के बाद घर में बिखरे खून के धब्बे और बू मिटाने के लिए वो सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करता रहा। वो बाजार से एसिड खरीद कर लाया और हर रोज इसी से बाथरूम की सफाई करता रहा ताकि खून का एक भी धब्बा बाकी न रह जाए। उसने खून के धब्बे मिटाने और उसकी बू से बचने का तौर तरीका सीखने के लिए गूगल सर्च भी किया था और अब ये कह सकते हैं कि आफताब काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहा। वो लगातार रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि आस पड़ोस के लोगों को उसके घर से कोई बदबू न आए। यह आफताब की शातिर दिमागी ही थी, जिसके चलते उसकी नई गर्लफ्रेंड को भी उसके घर में आने पर इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि वहां किसी लड़की का कत्ल हो चुका है। श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब एक नई लड़की से दोस्ती कर चुका था। इंतहा देखी कि एक रोज उसने अपनी इस नई गर्लफ्रेंड को इसी घर में बुलाया, जबकि श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े अब भी घर में मौजूद थे। बस उसने इतना जरूर किया कि उतनी देर के लिए लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर अलमारी में छुपा दिया। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के कत्ल के बाद ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी गूगल सर्च किया था और पढ़ाई की, जिससे उसे श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने में मदद मिली। फिलहाल पुलिस ने आफताब का मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद कर लिए हैं। पुलिस उसकी सर्च हिस्ट्री निकालने में जुटी है ताकि आफताब के कबूलनामे से गैजेट्स में मौजूद फुटप्रिंट्स का मिलान किया जा सके। आफताब की निशानदेही पर महरौली और छतरपुर इलाके से पुलिस को कुछ हड्डियां तो मिली हैं, मगर ये हड्डियां श्रद्धा की लाश के उन्हीं टुकड़ों का हिस्सा हैं, यह भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। दरअसल दिक्कत यह है कि लाश 6 महीने पुरानी हो चुकी है। बॉडी का टिश्यू या लाश के टुकड़े अब मिल नहीं सकते, मगर हाँ, हड्डियां इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती, जंगली जानवरों के होने के बावजूद। लिहाजा पुलिस इसी कोशिश में है कि अगर हड्डियों के कुछ टुकड़े मिल जाएं और डीएनए के जरिए ये साबित हो जाए कि वो श्रद्धा की लाश के टुकड़ों के हिस्से हैं, तो केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन गलती से पुलिस को श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का कोई हिस्सा नहीं मिलता तो मामला फंस सकता है। फिर तो पुलिस को पहले यही साबित करना होगा कि श्रद्धा सचमुच मर चुकी है। खुद पुलिस भी इस बात को मानती है कि 6 महीने पुरानी लाश के सबूतों को ढूंढना बेहद मुश्किल है। हालांकि सबूत ढूंढने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मेन रोड से अगर आप इस जंगल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये जंगल कितना बड़ा और कितना घना है। लेकिन जब हम इस जंगल के बीच में आए तब जाके हमें अंदाजा चला कि ये जंगल कितना बड़ा और घना है। और ऐसे जंगल में रात के वक्त आके बॉडी पार्ट्स फेंकना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगा लेना कि किस तरीके की मानसिकता रही होगी आफताब की, क्या सोच रही होगी कि वो रात में 2 बजे इस जंगल में एक बार नहीं बल्कि 10 बार से ज्यादा आता है और यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़े फेंकता है। बात बड़ी अजीब है। कातिल कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है और लाश ठिकाने लगा दी, यानी केस एकदम साफ है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो एक आफताब का इकरार जुर्म छोड़ दे तो उनके पास ऐसा एक भी सबूत नहीं जो बाकी तो छोड़िए यही साबित कर सके कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। 6 महीने पुरानी लाश के सबूत ढूंढना इतना आसान नहीं है। पुलिस के सामने कबूली गई आफताब की सारी बातें अदालत में तभी मान्य होंगी जब पुलिस उसके कबूलनामे से जुड़े सबूत अदालत में पेश कर सके। जंगल से मिले लाश के टुकड़ों को श्रद्धा की लाश के टुकड़े साबित करने के साथ साथ पुलिस को मौका वारदात यानी आफताब के घर से भी सबूत जुटाने की जरूरत है, जिससे यह साबित किया जा सके कि श्रद्धा की जान आफताब के हाथों उसी मकान में गई थी। लेकिन अब जिस तरह से 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और आफताब सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से अपने मकान और फ्रिज की सफाई करता रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि यह काम भी पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए इतना आसान नहीं होगा। पुलिस सबूत के तौर पर आफताब के घर के आसपास छतरपुर पहाड़ी के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है,
लेकिन अब तक की छानबीन में पुलिस को ऐसा कोई भी फुटेज हाथ नहीं लगा है जिससे श्रद्धा के कत्ल की कोई कहानी जुड़ सके। दरअसल वारदात को अंजाम दिए 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और आमतौर पर सीसीटीवी फुटेज का बैकअप 90 दिन यानी 3 महीनों का ही होता है।